हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स। तो अक्सर प्लस टू में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको हैलो अल्केन्स के बीच में या हैलोरीन या हैलो अल्केन एक दिया होता है, उसमें आपको रिएक्टिविटी जो है वो कंपैरिजन पूछा जाता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो चलिए आज इसमें हम पहले जर्नल करेंगे, फिर बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक जो है वो देखना है और आपको अपने साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे दैट इज योर अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको कोई भी वो एग्जाम्पल दे दें तो आप इजीली उसको कर लोगे। सो अल्काइल हलाइड का जर्नल फॉर्मूला इज आर एक्स। देन उसके बाद आप लिखिए अल्काइल हलाइड के बाद यू कैन राइट ऑन द विनाइल हलाइड। विनाइल हलाइड, so the formula is CH2 double bond CHX. After that, write down allyl halide. एलाइल हलाइड द फॉर्मूला इज, अगर आपको विनाइल का फॉर्मूला आता है तो उसी में आपने एक sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस कर देना इस तरह से, और ये आ गया आपके पास एलाइल हलाइड। देन आफ्टर दैट राइट डाउन बेंजाइल हलाइड। बेंजाइल हलाइड, सो बेंजाइल हलाइड क्या होता है, एरोमेटिक की आपकी रिंग आ गई, उसके साथ पहले CH2 अटैच होगा और साथ में X। देन यू हैव हेलो अरीन। हेलोरीन, सो जो सिंपल आपके जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, सो दे आर द हेलोरीन। सो बेसिकली जो कंपैरिजन पूछा जाता है वो इन्हीं में से होता है, और कई बार सब्स्टिट्यूटेड आपके पास रिंग्स भी होती हैं, वो भी हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए रिएक्टिविटी जो है हैलो अल्केन हैलोरीन की टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। आपको मैंने SN1 SN2 रिएक्शन जो है वो करा रखी है हेलो अल्केन हैलोरीन्स की। तो सब्स्टिट्यूशन तभी होती है न्यूक्लियोफाइल की इसकी जगह पे, हैलोजन की जगह पे, पहले जब हैलोजन अपनी जगह वहां से छोड़ के जाएगा। ठीक है, एक्स का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स नेगेटिव का हैलाइड आयन निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। सो यानी कि सारी रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि हैलोजन पहले बाहर निकले। ठीक है, सो हैलोजन आपने जब निकाला तो उसके बाद आपने ये भी तो देखना है, अगर आप किसी चीज को, अगर आपको लगता है कि क्लास में ये बच्चा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है या घर में इस बंदे की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप उसको तभी घर से बाहर निकालते हो कि अगर उसके जाने का कोई फायदा हो, अगर उसको निकालने का कोई फायदा हो, अगर उसको निकालने से जो पीछे आपके पास क्लासरूम बच गया, जो पीछे आपके पास घर बच गया, तो उसमें स्टेबिलिटी आए। सो इसी तरह अगर आप यहाँ से हैलाइड आयन रिमूव करते हो क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हो, तो यू गेट आर पॉजिटिव। सिमिलरली हम सब में से क्या करेंगे, एक्स नेगेटिव को बाहर निकालेंगे और फिर हम पहले ये विजुअलाइज करेंगे कि इसको बाहर निकालने से कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं, जो पीछे मेरे पास एक कटायन बच गया है क्या वो स्टेबल है कि नहीं। सो ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक में से एक्स नेगेटिव को बाहर निकाला पहले, विनाइल में से, एलाइल में से। So then after that we'll visualize whether this cation it is stable or not. और बाकी जो है हम बाद में करेंगे, रेजोनेंस वाला चक्कर जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लें। CH2 पॉजिटिव, सो यहाँ पे तो मतलब अगर आप इसको बाहर निकाल सकते हैं हैलोजन, सॉरी यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, आपको हेलो अरीन लेना है, जर्नल हम ले लेते हैं पहले यहाँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेम ऑल दीज कैटायंस, तो इन सारे कैटायंस का हम जरा नामकरण कर देते हैं। तो जो पहले वाला है, जब आप हैलाइड आयन निकालते हो अल्काइल हैलाइड में से, सो दिस इज योर अल्काइल कार्बोकटायन। Alkyl carbocation, because the positive charge is on carbon, so it is carbocation. It may be your methyl carbocation, it may be your ethyl propyl, कोई भी कार्बोकटायन हो सकता है। This is your vinyl कार्बोकटायन या विनाइल कटायन कार्बोकटायन। So this is your allyl कार्बोकटायन, एलाइल कार्बोकटायन। इस तरह आप एक पेज पे ही अगर आप कंपैरेटिव बना लोगे तो आपको इजी रहेगा। कार्बोकटायन, जहां जहां से ये बने हैं बेंजाइल हैलाइड से, तो बेंजाइल कार्बोकटायन, दिस इज योर फिनाइल कार्बोकटायन। सो अब देखिए जो एल्काइल कार्बोकटायन है, यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कोई यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है साथ में। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। सो यहाँ पे आप लिख लोगे नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ही नहीं है, तो बहुत कम है कि ये अपना एक्स नेगेटिव जो है वो बाहर निकाले। ठीक है, वैसे तो सब्स्टिट्यूशन इजिली आप क्या करोगे, एक्स नेगेटिव को, ये sp3 होता है, तो sp3 अगर आप इसको मतलब बॉन्ड के बेसिस पे देखते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हो, तो ये सी एक्स बॉन्ड आप इजिली ब्रेक कर सकते हो। सी एक्स बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, तो इजिली क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ सकता है। बट अल्काइल हलाइड को अगर आप दूसरों के कंपैरिजन में देखोगे, तो ये इतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है, अगर मैं एक्स नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकाल दूं, आई विल गेट अ thing that is not resonance stabilized. So I'm telling you again that this carbon, this CX bond, it is सिंगल बॉन्ड है, तो इजिली ब्रेक कर जाएगा। वो बात सही है कि आपको इतनी हार्श कंडीशंस नहीं देनी पड़ेंगी एक्स नेगेटिव को बाहर निकालने में, बट द थिंग इज इट विल थिंक ट्वाइस थ्राइस दैट whether I need to leave my halide ion or not, because I will get the carbocation which is not resonance stabilized. Then come to your vinyl carbocation. So similarly, जैसे आपके अल्काइल कार्बोकटाइन में था, विनाइल कार्बोकटाइन भी जो होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुत सोचेगा अपना एक्स नेगेटिव बाहर निकालने से पहले। सो ये भी लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि मेरे को OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, इन सबको एक्स नेगेटिव की जगह पे लाना है कि नहीं, सो ये सोचेगा। फिर आता है एलाइल कार्बोकटाइन। सो एलाइल कार्बोकटाइन अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और इसका आपके पास बन सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ से आएगा आपके पास, let me just remove this, so you will get the this thing, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो अब देखिए, अगर आपका वो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, एलाइल हलाइड और विनाइल हलाइड, यानी जैसे दिया हो सकता है आपको एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, या एलाइल ब्रोमाइड और विनाइल ब्रोमाइड, तो आपको देखना है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्स नेगेटिव, द कार्बोकटाइन विच इज लेफ्ट बिहाइंड, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट। सो यू हैव टू राइट डाउन दैट इन केस ऑफ एलाइल हलाइड या एलाइल क्लोराइड, एलाइल ब्रोमाइड, the allyl carbocation which is formed after the removal of X negative is resonance stabilized. So it is more reactive toward the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका किसी के साथ भी कंपैरिजन आ जाए इन दोनों में से, तो यही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन कम टू योर बेंजाइल हलाइड। सो बेंजाइल हलाइड जो है, अगर हम इसको जरा खोल के इसका स्ट्रक्चर लिखें बेंजाइल कार्बोकटाइन का, तो ये देखिए यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, तो ये देखिए यहाँ पे बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बड़ी इजीली यहाँ बन रहे हैं। पहले वो बॉन्ड लिख लीजिए जो आपके पास क्या है, हमने नहीं बिल्कुल भी हिलाए पहले, ये आगे आगे आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। CH2, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। बड़े ध्यान से आपने सबने रेजोनेंस जो है स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव CH2 और ये आ गया ये। सो ये आप देखिए कि बेंजाइल जो कार्बोकटाइन था, दैट इज ऑल्सो is resonance stabilized, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये भी क्या है, रिएक्टिव है, ये भी अपना एक्स नेगेटिव बड़ी जल्दी जो है लीव करेगा इन ऑर्डर टू गेट अनदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड ओवर दैट प्लेस ऑफ योर हैलाइड आयन, तो बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब अगर इसका कंपैरिजन आ जाए आपको एलाइल कार्बोकटाइन के साथ, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, वो उतना ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो अगर आप एलाइल कार्बोकटाइन के स्ट्रक्चर्स को बेंजाइल कार्बोकटाइन के साथ कंपेयर करोगे, तो बेंजाइल कार्बोकटाइन के स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर एलाइल कार्बोकटाइन। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक बेंजाइल ब्रोमाइड एंड योर एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए बेंजाइल ब्रोमाइड या बेंजाइल क्लोराइड और साथ में दिया जाए आपको एलाइल ब्रोमाइड और पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैंने जैसे जर्नल स्ट्रक्चर्स आपको करा दी, आपको अपना एक्स वहां फिट करना है, दैट इज योर BR, तो उसके यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख लोगे कि एलाइल कार्बोकटाइन हैज 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर whereas your benzyl कार्बोकटाइन हैज this one structures। सो इसके ज्यादा स्ट्रक्चर हैं, सो देयरफॉर ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए क्या होगा,
कि आपके पास ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो दोनों में से अगर कंपेयर करोगे तो बेंज़ाइल ज़्यादा रिएक्टिव है। अब अगर आप हेलोअरीन्स देखते हो, जैसे क्लोरोबेंजीन आ जाए, ब्रोमोबेंजीन आ जाए, तो याद रखना है आपने कि जो इसके बाद कार्बोकटायन बचता है, दैट इज़ योर फिनाइल कार्बोकटायन, दैट इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो अगर जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है तो वो 10 बार सोचेगा, ठीक है, 10 बार सोचेगा कि मैं अपना जो है अपना हेलोजन बाहर निकालूं कि नहीं, मैं मतलब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां लेके आऊं कि नहीं। सो ये लेस रिएक्टिव है। अब एक और हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर एलाइल हलाइड को, इसके दो रीजन, एक तो मैंने रेजोनेंस वाला आपको कंपैरेटिवली बता दिया सबका कि अल्काइल हलाइड, एक थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अल्काइल हलाइड में जो हमारे पास अल्काइल कार्बोकटायन बचता है दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। विनाइल हलाइड में विनाइल कार्बोकटायन बनता है, दैट इज आल्सो नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एलाइल हलाइड, in allyl halide we get allyl carbocation which is resonance stabilized. Benzyl halide leads to the formation of benzyl carbocation, that is also resonance stabilized. And haloarenes we have the phenyl carbocation which is not resonance stabilized. अब उसके बाद अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो आपका जो अल्काइल हलाइड है उसमें मैंने बताया था कि sp3 कार्बन है, CX बॉन्ड जो है इजिली ब्रेक हो जाता है, तो वो आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो वो रिएक्टिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन भी फिर ऐसे के साथ आएगा जहां पे आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते बॉन्ड को, ठीक है। तो फिर उसके बाद अलाइल हलाइड में भी अगर आप देखो, अलाइल और विनाइल का एक और आप रीजन बता सकते हो कि यहाँ पे देखो सी जो है यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये देखो ये बॉन्ड डबल है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस जो है दैट इज ब्रोकन बाय sp3 कार्बन। ये sp3 कार्बन आ गया और ये वैसे भी सिंगल बॉन्ड है तो इजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, हेलोजन यहाँ से इजिली जो है डिपार्ट हो जाएगा। तो ये भी आप बता सकते हो कि CX बॉन्ड जो है इन विच X इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन सो इट कैन इजिली डिपार्ट। वेयर अब अगर आप यहाँ पे हेलोअरीन्स में देखोगे, अगर मैं हेलोअरीन्स का आपको रेजोनेंस वाला सीन बताऊं तो हेलोअरीन्स में आपको पता होगा कि कोई भी हेलोजन लगा लो यहाँ पे, ठीक है, लेट इट Cl, तो इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर जो हैं वो किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में, विद रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। ये आपको लिखना होता है रीजन कि हेलोरीन में एक तो अगर आप हेलोजन बाहर निकाल दोगे फिनाइल कार्बोकटायन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। दूसरा रीजन इसका ये है कि जो लोन पेयर है ऑफ योर हेलोजन दैट कम्स इन द रेजोनेंस with the pi electron of benzene ring, due to which जो Cl जो था आपके पास सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, वो उसने क्या अक्वायर कर लिया, एक डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करने की वजह से क्या हुआ कि वो बॉन्ड ब्रेक करना भी डिफिकल्ट हो गया, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको इसके फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी आगे आगे बना देने हैं, ठीक है। ये दो रीजन जरूर हेलोरीन में आपने मेंशन करने हैं, ठीक है, दैट द लोन पेयर ऑफ हेलोजेंस कम्स इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू विच द CCl बॉन्ड या CX बॉन्ड अगर जर्नल है तो एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैंस डिफिकल्ट टू ब्रेक, राइट। सो ये आपने बता देना है। सो ये सारा मतलब एक कंपैरेटिव हमने कर लिया सारा किसका, दैट इज योर अल्काइल हलाइड्स, ठीक है, किसी का भी कंपैरिजन आ जाए। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं कि हर जो है डिफरेंट टाइप का, जैसे हाइड्रोलिसिस पे आ जाता है क्वेश्चन या रिएक्टिविटीज में, वो उसका जो बेस है वो सेम ही है, दैट इज योर दिस रेजोनेंस, दिस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो पहला जैसे क्वेश्चन आप लिख सकते हो दैट एलाइल क्लोराइड is more reactive than N प्रोपाइल। N का मतलब सिंपल चेन है आपके पास स्ट्रेट, क्लोराइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको भी सुनिए साथ साथ में, अगर कोई आपको वर्ड नहीं समझ लग रहा सो मैं बोल भी रही हूँ क्वेश्चन को साथ में, आप लिख सकते हो एक्सप्लेन वाई। तो अक्सर 2-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, जो दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं उनको आपको पेन डाउन करना है पहले। जैसे एलाइल क्लोराइड दिया है तो आप पहले एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख लीजिए इस तरह से, और एक आपको एन प्रोपाइल मिथ एथ प्रोप, सो एन प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है,
और आंसर भी उसने बता दिया, उसने कह दिया है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैंने वो आपको बताया रखा है, आपने यहाँ से अपना जो भी हैलोजन उसने दिया है उसको आपने बाहर निकालना है, यहाँ से -Cl नेगेटिव। जो पीछे कार्बोकेटाइन बच जाता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो लाइल कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इस तरह से। तो आपको बता देना है, ठीक है, ये कार्बन पे चार्ज रहेगा। गलती से भी हाइड्रोजन की तरफ नहीं बना देना। अक्सर जल्दी जल्दी में हम ऐसा कर देते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करता करता दूसरे एटम पे ही हम शो कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर में हमारे मार्क्स कटते हैं। तो आपको ये कार्बन पे ही प्रिसाइसली बनाना है इस तरह से, राइट। और जब भी यहाँ पे आप बता दोगे कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ योर this chloride ion, the propyl carbocation is formed which is not resonance stabilized, ये not resonance stabilized, ठीक है ना। नेमिंग भी नीचे करनी है, एलाइल कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ में आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए कि विनाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड, is hydrolyzed more slowly, या डिफ़िकल्ट भी वर्ड लिख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट ये हाइड्रोलाइज्ड होता है देन इथाइल क्लोराइड, ठीक है। वाई, तो हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है कि ब्रेकेज, आपने उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। So vinyl chloride, I already told you the structure, that is CH2 double bond CHCl, and साथ में हमें दिया है ethyl chloride. So ethyl chloride is this with ethyl chloride. अब उसने कहा ये बहुत स्लोली जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, तो वो उसका कारण ये है कि इसके जो लोन पेयर हैं वो इस तरह से रेजोनेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास CCl, ये जो सिंगल बॉन्ड था ये वाला, सो इट रिक्वायर सम डबल बॉन्ड करेक्टर, तो वो इस तरह से आ जाएगा। सो डबल बॉन्ड करेक्टर रिक्वायर कर लेता है, हैंस डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोलाइज की जो टेंडेंसी है वो, और जहाँ फिर रिएक्टिविटी की जो टेंडेंसी है वो इसी पे डिपेंड करेगी कि ये CCl बॉन्ड हमारा जल्दी से ब्रेक हो। तो जब रेजोनेंस में आ गया, एक लकड़ी को तोड़ना फिर भी आसान होता है, दो लकड़ियाँ हो तो उसको थोड़ा सी तो एनर्जी चाहिए ना, तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो इसी तरह CCl जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने में अब हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो मोर स्लोली हाइड्रोलाइज तो हो जाएगा, बट स्लोली होगा क्योंकि एनर्जी काफ़ी चाहिए। जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, CCl, इट इज सिंगल बॉन्ड्स, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल सकता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपने वो कार्बोकेटाइन वाला कंसेप्ट नहीं, सो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना है कि क्या मुझे उसने रेजोनेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाने के लिए कहा है कि कौन सा। तो यहाँ पे आपने देखना है सिंगल बॉन्ड, तो भी मैंने आपको दोनों करवा रखे हैं कंसेप्ट, CCl सिंगल बॉन्ड, CCl डबल बॉन्ड वाला, और एक रेजोनेंस वाला। तो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे एलाइल और बेंजाइल, वहां आपको रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लगाना है, जबकि यहाँ पे आपको सिंगल डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी का एक क्वेश्चन एलाइल की फॉर्म में भी लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन यू कैन गेट कि एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली मतलब फास्टली हाइड्रोलाइज हो जाता है देन एन प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आपका वो कंसेप्ट लगेगा कि एन प्रोपाइल क्लोराइड में आप जैसा देख रहे हो जो कार्बोकेटाइन पीछे बच रहा है, तो उसमें क्या है, कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, वो लेस स्टेबल है। जबकि जब आप एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपके पास एलाइल कार्बोकेटाइन बचता है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो दैट्स व्हाई एलाइल क्लोराइड को पता है कि मैं अगर अपना Cl बॉन्ड तोड़ता हूँ, CCl बॉन्ड तोड़ता हूँ, तो आई विल गेट द कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबल, तो वो जल्दी हाइड्रोलाइज होगा एज कम्पेयर टू योर दिस प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दैट इज योर question number I think 4. So you can write down the question that out of ये दो स्ट्रक्चर दिए होते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं आपको नेमिंग दी जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर दे देते हैं, आउट ऑफ दिस एंड योर C6H5 CHCl C6H5 and which will hydrolyzed, और कोशिश करनी है, अगर आपको इक्वेशंस आती हैं तो ज़रूर इक्वेशंस लिख के आप आंसर करिए, तो मार्क्स आपको फुल मिलते हैं वहाँ पे। सो दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं हमें, तो पहले देखिए कि हम
इसको थोड़ा ओपन करके आप लिखने की कोशिश करा करिए जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए जाए। C6H5 CH Cl यहाँ लगेगा, ये है C6H5। तो कहता है इनको जब हम ट्रीट कराते हैं एक्वस क्यूएच के साथ तो आपको बताना है कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज होगा। तो चलिए यहाँ पे जब हम इसको रिमूव करते हैं Cl नेगेटिव को, मतलब आपने एक्वस क्यूएच डाल दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ से KCl बाहर जाएगा, OH नेगेटिव वहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा। सो अभी हम सिर्फ अपना कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, सो वी गेट दिस कार्बोकेटाइन। और जब यहाँ से Cl निकलेगा बाहर, सो ये आ गया C6H5CH पे पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है C6H5। तो पहली तो चीज़ ये आ गई कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और जबकि ये वाला आपके पास कौन सा है, सेकेंडरी, दो कार्बन है साइड पे, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि मोर स्टेबल होता है टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो पहला तो रीज़न यही आ गया कि जो जब आपने Cl बाहर निकाला, जो कार्बोकेटाइन पीछे बचा है दैट इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ योर, इफ दीज आर द स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर के केस में जो आपके पास कार्बोकेटाइन दैट इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी है। दूसरी एक चीज और आप देख सकते हो कि इसके अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बिल्कुल वही है आपके पास बेंजाइल वाला, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो तीन स्ट्रक्चर्स आगे पॉसिबल होंगे, ठीक है, तीन स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको पहले बनवा रखे हैं। तो जबकि अगर आप इसके केस में बनाओगे, अगर आप रिंग्स को खोलते हो फिनाइल रिंग को, सो कुछ इस तरह से है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास तीन तो इधर से स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसी तरह तीन स्ट्रक्चर यहाँ से भी बनेंगे, तो यहाँ पे 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे स्ट्रक्चर बन पाए हैं कि नहीं बन पाए। तो 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, सो जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दैट्स वाई ये जल्दी हाइड्रोलाइज होगा एज कम्पेयर टू योर द फर्स्ट वन बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है दैट इज योर, ये 3 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप इसको भी नोट कर लो, दैट इज योर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction faster than क्लोरोबेंजीन। ये 3 मार्क्स में एक बार पेपर में आया था CBSE के क्वेश्चन, तो आप इसको भी नोट कर लो। एक्सप्लेन वाई, तो क्यों ऐसा है कि सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला कि हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ के पहले आपने पैन डाउन करने हैं स्ट्रक्चर्स। सो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सो क्लोरो ग्रुप यहाँ है, इसके पैर में यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और एक आपको दे रखा है सिंपल क्लोरोबेंजीन, राइट। तो कहता है ये जल्दी देता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, पहली बात है एक न्यूक्लियोफाइल ने आना, न्यूक्लियोफाइल इज द सीकर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो जितना जो भी साइट है वहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेचर का तो पॉजिटिव की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है रिंग पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे ऑलवेज फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये नाइट्रो इज वन ऑफ द, नाइट्रो ग्रुप की नेचर क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो यहाँ पे आपको इसके अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं, वो किस तरह बनाओगे कि अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे, किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक क्लोराइड की जगह पे, तो आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे। Cl न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा अलग सा है क्वेश्चन बनने, इसमें भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो क्योंकि रिएक्टिविटीज कर रहे थे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था, तो मुझे लगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
ये आ गया इस तरह से। और ये यहाँ पे आपके पास Cl न्यूक्लियोफाइल। और ये याद रखना है जब भी ऑर्थो और पैरा का केस होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस किए हुए हैं इन द एसिडिटी, कि जब कभी ऑर्थो वाला कोई भी हो, नाइट्रो मतलब ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, तो चार्ज पूरा उस पे जो है रोटेट करके फिर आगे जाता है। तो ये देखिए उसने विड्रॉ कर ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। विड्रॉ करने की वजह से रिंग पे थोड़ी चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेडली जो है वो उस पे आता है। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ऊपर वाले वैसे के वैसे ही रहेंगे, और आपके पास ये भी साइड्स वैसी की वैसी रहेंगी। इसको भी नहीं हमने छेड़ा, ये आ गया O नेगेटिव, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, बस घुमाना है उस पे चार्ज, ये आगे आ जाएगा। ये आपके पास जो है डबल बॉन्ड फिर से यहाँ, ये यहाँ पे। तो प्रैक्टिस से ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे, वैसे स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे आपको। अगर आप कहोगे ऐसे इजी लग रहा है, जब मैं बनाती हूँ फिर इजी लग रहा है कि वो ओके दिस इज द स्ट्रक्चर, बस नेगेटिव यहाँ पे चला गया, तो जब खुद बनाओगे फिर इजी रहेगा। सो इसका जो रीजन आएगा वो यही आएगा कि दैट इन केस ऑफ पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन वी हैव द nitro group attached to the para position, which has electron withdrawing effect. Hence it will withdraw the electron density of your benzene ring toward itself, hence facilitate the this nucleophilic substitution reaction। यहाँ से एंड में जो है इजिली यहाँ से Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। वेयर एज नो सच ग्रुप इज प्रेजेंट, कोई ऐसा ग्रुप जो है वो क्लोरोबेंजीन के केस में प्रेजेंट नहीं है। वहाँ सिंपल जो है आपके पास Cl है होगी। यहाँ पे भी आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। किस तरह से, आपको इसको फिर से इस तरह से, तो यहाँ पे भी आप सेम जो है स्ट्रक्चर्स बना सकते हो इस तरह से। बट आप जब इसके स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे जैसा आपने नाइट्रो में बनाया है, तो यहाँ स्ट्रक्चर्स जो है इसके कंपैरिजन कम बनेंगे। Cl न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे आ गया इस तरह से। इसके सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके पास, सिंपल से। Cl, सॉरी आई एम ड्राइंग वेरी फास्ट, तो ताकि आपको मतलब थोड़े टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो समझाया जा सके। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि ये स्ट्रक्चर्स जो है आप बनाने सीख लो। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, तो सिर्फ 3 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। जबकि अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और उतना ही वो जो है रिएक्टिव होता है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये आपके सारे जो है क्वेश्चंस जो हमारे रिएक्टिविटी से रिलेटेड थे। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक वाले करवाए हैं आपको। इसी तरह एक क्वेश्चन जरूर बुक में दिया होगा, उसको भी कर लेना, दैट ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा पे एक इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है। तो आपको जो है वो चीज़ उसमें भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो बना के आपको दिखाना है कि जो आपके पास ये वाली चीज़ जो है, जैसा आप देख रहे हो, यहीं पे मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये देख रहे हो, अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो Cl के, क्लोरोबेंजीन के, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव जो है डेंसिटी आती है, ये देखो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नेगेटिव कहाँ है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाना ही पसंद करता है। याद रखना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव साइड पे जाता है और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा सीकर है नेगेटिव साइड का। तो जिन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, जहाँ पॉजिटिव चीज़ है वहाँ न्यूक्लियोफाइल ने लगना है। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी कंसेप्ट। स्टिल अगर आपको मतलब मुझे और भी क्वेश्चंस मिले तो आई विल टेल यू। तो आपको कुछ इस तरह से भी कई बार स्ट्रक्चर्स दिए जा सकते हैं, तो घबराना नहीं है हाइड्रोलाइजेशन में। तो पहले इसको मतलब आपने क्या करना है, CH2 ऐसे मार्क कर लेना इस तरह से। ठीक है, CH3 तो मार्क करके फिर वो उसके बाद कार्बोकटाइन जो बचेगा उसको देखना वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो कई बार उन्होंने इस फॉर्म में भी आपके पास लाइन फॉर्म में भी जो है स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं। सो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इफ येस देन डू कमेंट, डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत।